नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ कहानी अगर तुम साथ होगे भाग 4 के साथ। डैड को लगता है आपने स्टार्टअप करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अर्नब जेब में हाथ डालते हुए बोला। इसका गुस्सा वो हम सब पर निकालते हैं। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो आप पर जान छिड़कते हैं। आपको ऐसे हालातों में रहता देख उसकी बात सुनकर आकाश हंसा और बोला, इधर आओ, ये देखो। उसने सामने खड़े टेलीफोन टावर की तरफ इशारा किया। वो जो टावर के सामने का प्लॉट दिख रहा है ना, वो लिया है मैंने। और दूसरा प्लॉट रोड क्रॉस करके हाईवे की दूसरी साइड। अभी चलना तो दिखाऊंगा। वाह भाई, प्रॉपर्टी तो बढ़िया है और काफी अच्छा खासा एरिया है। कितने का पड़ा होगा लगभग? ये प्लॉट 400 गज का है। अगर मेन शहर में होता तो करोड़ों में कीमत होती, लेकिन यहाँ मुझे केवल 70 लाख में मिल गया। और दूसरा जो हाईवे की दूसरी तरफ है वो 200 गज का है, लेकिन हाईवे के पास है इसलिए उसकी कीमत 55 लाख है। जिस वक्त यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो इन जगहों की कीमत अपने आप करोड़ों में हो जाएगी। ओह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है, अर्नब ने तारीफ की। सुबह के 11 बजे उस खुली हुई छत पर सुबह की सुनहली धूप काफी अच्छी लग रही थी। अर्नब ने चारों तरफ देखा तो फिलहाल उसे आसपास ज्यादा घर नहीं दिखाई दिए। डैड भी जानते हैं कि ये स्मार्ट मूव है, लेकिन ना जाने क्यों वो मुझे वापस खींचना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा आपको सारी सुख सुविधाओं के बीच पलते बढ़ते देखा है। आखिर हैं तो पिता ही ना। और अब आप खुद बाप बनने के बाद ये समझ सकते हैं कि पिता अपने बच्चों को सफल होते तो देखना चाहता है, लेकिन संघर्ष करते नहीं देख सकता। अर्नब ने अपनी गाड़ी की चाबी दीवार पर घिसते हुए कहा। खराब हो जाएगी, अर्नब ने आकाश के कहने पर की चेन नीचे रख दी। पता है अर्नब, 6 महीने कोमा में रहकर मुझे अकल आ गई और ये महसूस हुआ कि रिच होना और रिच होने का दिखावा करना दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब तक रिच होने का दिखावा करता था मैं। आप जब लग्जरी चीज़ें लेना शुरू करते हैं ना, तो वहीं से दिखावा शुरू होता है। वरना काम तो बस और ट्रेन में सफ़र करके भी चल सकता है ना। लेकिन अब मैं रिच होने का दिखावा करने से ज़्यादा रिच माइंडसेट रखने में विश्वास रखता हूँ, आकाश ने उसे समझाते हुए कहा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात डैड को समझा सको। स्टार्टअप इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अगर स्टार्टअप को सक्सेस करना है तो स्मार्ट खेलना होता है। मैं पिछले 18 सालों से री इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। स्टार्टअप के शुरुआती 8 सालों से हुए प्रॉफिट को मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और अगले 10 सालों में मुझे इन्वेस्टमेंट पर 60% का प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट अमाउंट का मामूली सा हिस्सा देकर मैंने यहाँ पर ज़मीनें ले ली और अब यह ज़मीन फ्यूचर में मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का कम से कम 3 गुना देंगी। आई बिलीव इन इंक्रीजिंग माई वेल्थ, नॉट इन इंक्रीजिंग माई एक्सपेंडिचर्स। अर्नब हैरान था। इतना तो उसने सोचा भी नहीं था। वाकई आकाश के रहन सहन को देखकर यही लगता था कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो सेफ खेल रहा था। घर से वो एक पैसा भी नहीं लेकर आया था, इसलिए जो कुछ उसके पास था वो उसे सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहा था, जिसमें वो सफल हुआ। तो जब इतने सक्सेसफुल हो ही चुके हैं तो घर लौट आइए। अब तो ये सब कुछ आप वहाँ रहकर भी देख सकते हैं ना। अब तो आपका स्टार्टअप भी सेट हो चुका है, प्रोडक्शन मैनेजर्स भी मिल चुके हैं, सब कुछ सेट है, तो फिर आ जाइए। आकाश चुप रहा। क्या डैड की बात सच है? क्या सचमुच बार की वजह से? अर्नब ने इतना कहकर आकाश की आंखों में झांकने की कोशिश की। नहीं, आकाश ने सधा सा जवाब दिया। सिर्फ बिजनेस पर्पस से। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर अर्नब माहौल को हल्का करने के लिए बोला, खैर ये बताइए आपके साले साहब कैसे हैं?
कायनात के सदमे से उबर पाए या नहीं? तुम्हें क्यों लगा कायनात कभी यहाँ एडजस्ट कर पाएगी? वो बचपन से बैंगलोर में पली बड़ी थी एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारी लेदर लाइन की फ्रेंचाइजी वो बैंगलोर में अच्छी तरह संभाल रही है। यहाँ गांव में वो कभी नहीं रह पाती। अच्छा हुआ उसने पहले ही रज्जन को ये सब समझा दिया, वरना वो कहाँ इस सदमे से उबर पाता। अरे ठीक ही है, इसी बहाने कम से कम उसका घर तो बच गया। इतना कहकर दोनों हंस दिए। हमेशा मेरे साले के बारे में ही पूछते रहते हो, कभी अपने साले के बारे में भी पूछ लिया करो। उस साले के बारे में क्या ही पूछूं, जेल जाकर भी अकल नहीं आई। रूही बता रही थी कि अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है। ये एक नंबर का बदतमीज़ आदमी है और उसके दोनों बेटे भी उसी की तरह निकम्मे और नालायक हैं। गांव भर में आवारागर्दी करते घूमते हैं। ऊपर आकर्ष और अर्नब की बातें चल रही थी, नीचे धृति शोभा और रक्षित की खातिरदारी में व्यस्त थी। अलंकृता एक बार फिर अपने कमरे में पहुंच गई और अपने पेन की कैप को मुंह में फंसाकर उस गुलाबी डायरी में कुछ लिखने लगी। वो डायरी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हर वो बात जो वो सबके मुंह पर कह देना चाहती थी, लेकिन उसका अंतर्मुखी स्वभाव उसकी इजाज़त नहीं देता था। उस हर बात को वो डायरी में उकेर देती। ऐसा करके उसे बेहद संतोष मिलता था। साथ ही उसे ऐसा लगता था जैसे उसके मन की बात किसी ने तो सुनी। मामा मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ना जाने क्यों जब भी कनिष्क और कौस्तुभ सामने होते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहती हैं। ऐसा क्यों? वो अक्सर मुझसे कहती हैं, तो क्या हुआ अगर उनकी पसंद का खा लिया तो? तुम्हारे भाई हैं, वक्त ज़रूरत पर तुम्हारी मदद करेंगे। वो कभी कन्नू और किट्टू से क्यों नहीं कहती कि आज अलंकृता की पसंद का खा लो, वो भी तो तुम्हारी बहन है। कन्नू और किट्टू को लगता है मैं रोंदू हूँ, बात बात पर रो देती हूँ। डैड बोलते हैं स्ट्रांग बनो, रोना बंद करो। क्या रोना कमज़ोर होने की निशानी है? क्या रोने का ये मतलब नहीं कि वो इंसान हद से ज़्यादा भावुक है? अगर सच में ऐसा है तो लिटरेचर में करुण रस की क्या आवश्यकता है? वहाँ भी तो भावनाएं होती हैं, आंसू होते हैं, टूटा हुआ मन होता है, लेकिन इसे साहित्य के श्रृंगार का अभिन्न रस भाग मान लिया जाता है और इंसान का भावुक होना उसकी कमज़ोरी। हाँ मैं रोंदू हूँ, हाँ मैं बात बात पर रो देती हूँ, क्योंकि लोग मुझे इनसिक्योर महसूस कराते हैं। लोग मुझे बेवजह टारगेट करते हैं। मुझे रोना आ जाता है जब कोई मेरे बारे में ऐसी बात कहता है जो सच नहीं है। मेरे भाई भी। वो अभी लिख ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई। क्या बता रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड को? अलंकृता इतनी बुरी तरह चौंकी कि उसका पेन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। रूही मार्केट से लौट आई थी और उसके दोनों राहु केतु आकर्ष के टीवी पर अपना प्ले स्टेशन को टेस्ट कर रहे थे। रूही चुपचाप अलंकृता से मिलने उसके कमरे में आ गई थी। उसके हाथ में एक बड़ा बॉक्स था। चाची आप आ जाइए। उसने झटके से डायरी बंद करके रख दी और बेड पर बैठ गई। रूही ने वो बॉक्स उसके सामने बढ़ा दिया। अलंकृता ने खुशी से उसे खोला तो उसके अंदर डायसन का हेयर स्टाइलिंग सेट था। अलंकृता खुशी से उछल पड़ी। चाची आई लव यू कहकर वो उसके गले से लिपट गई। थैंक यू सो मच चाची, आपको कैसे पता मुझे ये चाहिए था? रूही ने उसे गले से लगा लिया और उसके कान में फुसफुसाकर बोली, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना तो जानती हूँ मैं, तुम्हारे बेस्ट सीक्रेट कीपर की तरफ से। चाची यू आर द बेस्ट। वो उसके गले से लग गई। आपको सच में लगता है मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ? ओफो, बेस्ट फ्रेंड ना होती तो मैं तुमसे अपनी और तुम्हारी मम्मी की लव स्टोरी क्यों शेयर करती? रूही ने मुस्कुराकर उसके गाल खींच लिए। डेफिनेटली वो किताब जो वो चुपचाप छपवाना चाहती थी, उसकी पूरी पटकथा रूही ने ही उसे बताई थी, यानी अपनी और धृति की जिंदगी की कहानी। चाची पर वो स्टोरी अभी भी अधूरी सी लगती है, क्या मेरे लिए वो पूरी करेंगी आप प्लीज? पर वो उतनी ही थी। क्यों चाची, उसके बाद भी तो लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ होगा क्या? प्लीज बताइए ना, प्लीज प्लीज। आप चाहें तो ये हेयर रैप वापस ले लीजिए और बस मुझे कहानी सुना दीजिए
प्लीज। अलंकृता मनुहार करती हुई बोली। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 4। जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।